नमस्ते बच्चों। आइए हम आज पढ़ेंगे अपना 15वां पाठ नीलकंठ। इस पाठ के द्वारा लेखिका ने नीलकंठ नामक मोर की सुंदरता और उसकी प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। नीलकंठ पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण थी। लेखिका को पालतू जीवों पर यानी पशु पक्षियों पर, पालतू यानी अपने घर में पाले जाने वाले यानी पेट एनिमल्स, इनका विशेष प्रेम रहा है। पाठ में लेखिका का पशु पक्षियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उभर कर सामने आया है। एक दिन लेखिका जब अपने किसी मेहमान को स्टेशन पर छोड़कर पक्षी बेचने वाले बड़े मियाँ की दुकान पर पहुंची तो उन्होंने लेखिका को तीतर के समान प्रतीत होने वाले यानी तीतर जैसे दिखने वाले 2 मोर के बच्चे दिखाए। लेखिका उनको 35 रुपए में यानी 30 रुपए मियाँ के लिए, बड़े मियाँ के लिए, तीतरों के लिए मतलब मोर के बच्चों के लिए, और 5 रुपए इनाम के रूप में बड़े मियाँ को देकर उन मोर के बच्चों को खरीदकर घर ले आई। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। वे सबसे पहले लेखिका जी अपने अध्ययन की कक्षा में मतलब पढ़ाई के घर में वे रखे थे। वे अपनी मर्जी से इधर उधर भटकते रहते थे, कभी मेज के नीचे, कभी टोकरी में। अंत में मोर की देखिए, और बाद में लेखिका उन दोनों को अपने बड़ी चिड़ियाघर में, जालीघर में, अपने घर के बड़ी जालीघर में जैसे पशु पक्षियों को रखने वाले अपने जालीघर में रखा था। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर की कलगी, चमकीली चोंच, तीखी और आंखों में नीली आभा चमकने लगी। पंखों में चमक आने लगी। मोर की गर्दन लंबी हो गई। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ और मोरनी का सदा उसके साथ रहने के कारण नाम राधा रखा गया। नीलकंठ उस जालीगर का सेनापति बन गया। वह सभी पक्षियों से प्रेम करता था और उन्हें संरक्षण देता था। एक दिन पक्षी विक्रेता उसका संरक्षण करता था। जैसे एक दिन सांप से खरगोश को बचाया, और ऐसा ही सबके ऊपर हुक्म मतलब सबकी रक्षा करके उनको हमेशा उनकी रक्षा में जुट जाता था। मोर की सुंदरता देखिए, मोर की सुंदरता और मोर की नाच सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। और वे सब लोग जो अतिथि आएंगे तो इन दोनों को देखकर खुश हो रही है, आनंदित हो रही है। एक दिन पक्षी विक्रेता बड़े मियाँ ने एक मोरनी दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूटी थी। लेखिका उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। कुब्जा को नीलकंठ के साथ राधा का रहना नहीं सुहाता था। कुब्जा ने राधा के 2 अंडे भी तोड़ दिए थे। राधा से दूर रहकर नीलकंठ अप्रसन्न रहने लगा। एक दिन सुबह लेखिका ने देखा कि नीलकंठ की मृत्यु हो गई। राधा और कुब्जा नीलकंठ को ढूंढती रही। एक दिन कुब्जा आम की शाखा से उतरते ही कजली कुतिया के सामने आ गई और उसके प्रहार से बच ना सकी और मर गई।
इन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान करवा दिया था। मतलब ज्ञान करवाना मतलब पक्षियों को भी मानव जैसे स्वाभाविक और संवेदनाएं रहेंगे, भावनाएं रहेंगे और एक दूसरे के प्रति प्यार, ये सब मानव के जैसे पशु पक्षियों में भी, मतलब पक्षियों में भी दर्शाया गया। आइए बच्चों, अब से हम पाठ में जाएंगे और पाठ के पृष्ठों को पढ़कर मैं आगे आपको सुनाऊंगी। आइए बच्चों, आज हम नीलकंठ, अपना 15वां पाठ नीलकंठ स्व अध्ययन में जाएंगे। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल ले, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीन में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगते चला? पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकोट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है।
घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुकाछिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में
इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, ठेड़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी चूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि अब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में चुओल सा खेलते रहते थे। इतना बस करो बच्चों, आज के लिए इस भाग में यहाँ तक पढ़ के सुनाई मैं। अगले भाग में बाकी सब पेजेस में आपको पढ़ के सुनाऊंगी। धन्यवाद।